हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और नया और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जो कि है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली चीज अगर हम देखें तो ये 2 चीजें हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, जो एंड से जुड़ी हुई है यहाँ पर इस चैप्टर की थीम के अंदर। पहली चीज है नाजिज्म और दूसरी चीज है राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, तो पहले क्या हम देखेंगे, पहले हम देखेंगे किस तरीके से हिटलर का राइज हुआ, यानी किस तरीके से हिटलर पावर में आया, और उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से उसकी पार्टी यानी नाजी पार्टी किस आइडियोलॉजी को फॉलो करती थी, और उसकी जो पार्टी थी मतलब जो नाजी पार्टी थी वो बेसिकली उसका वर्ल्ड की तरफ वो क्या व्यू के साथ देखती थी वर्ल्ड को। ठीक है, तो इन 2 बेसिक थीम्स के साथ हम इन चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमको गिवन है एक स्टोरी गिवन है। हेलमट नाम का एक छोटा बच्चा था। ठीक है, तो वो जो है अपने मम्मी पापा को, जब वो रात के टाइम वो मतलब मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, तो रात के टाइम में उसने क्या सुना, अपने मम्मी पापा को बात करते हुए सुना उसने अपने मदर और फादर को। तो वो मतलब सुनना था, ध्यान से उनकी बातों को सुनना था। तो वो बातें क्या कर रहे थे, जो उसके फादर थे ना हेलमट के, वो उसकी मदर को कह रहे थे कि अब जैसे हिटलर ने ज्यूज के साथ अन्याय किया था, डिस्क्रिमिनेशन किया था, अब शायद वही कंडीशन हमारे साथ भी होगी। ठीक है, तो वो ये कह रहे थे, अब वो ये कह रहे थे हमारा जीना जो है इस टाइम पे वेस्ट है। ठीक है, तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सोच रहे थे कि अब उनको सुसाइड कर लेना चाहिए, अब क्योंकि जो ज्यूज के साथ हमने किया है वो हमारे साथ भी होने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो नाजी के सपोर्टर थे, जो उसके हेलमट के मदर एंड फादर थे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा गया है कि चैप्टर है ना बेसिकली इस तरीके से शुरू है कि जो पहले इसका एंड का रिजल्ट है ना वो हमको सबसे पहले दिया गया है, यानी जो एंड होना चाहिए जिस तरीके से वो हमको फर्स्ट पेज पे क्या कर दिया गया है, डिस्क्राइब कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद में बताया गया है किस तरीके से एक इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल यानी एक ऐसी कमेटी आप कह लीजिए, इंटरनेशनल कमेटी, क्या वो क्या करती है, बैठक करती है या फिर क्या करती है, सेटअप करती है न्यूरमबर्ग एक जगह जर्मनी के अंदर। वहां पे वो अपनी मीटिंग करती है जिसमें वो क्या प्रस्ताव रखते हैं या फिर क्या चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। वो ये चीज डिस्कस करते हैं कि मतलब अब जो ज्यूज के साथ उन्होंने किया है, जो नाजी के सपोर्टर्स ने और जो नाजी वाले लोगों ने या फिर हिटलर ने, अभी उनके साथ क्या किया जाए। ठीक है, उनको क्या दंड दिया जाए, उनको क्या पनिशमेंट दी जाए। ठीक है, तो उनके साथ किस तरीके से बिहेवियर किया जाए, उनको किस तरीके से क्या किया जाए, पनिशमेंट दी जाए। ठीक है, तो अब वो इस तरीके की बातें कर रहे थे, मतलब इस तरीके की उस मीटिंग के अंदर क्या हुई, बातें हुई। तो अब जो ये मीटिंग हुई इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ये जो मीटिंग हुई थी आफ्टर एंडिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 सॉरी सेकेंड। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया उसके बाद क्या हुई थी, ये जो है एक ट्रिब्यूनल कमेटी जो है क्या हुई थी, डिस्कशन में आई थी। ठीक है, तो अब इसका मतलब इन्होंने क्या तरीका निकाला कि किस तरीके से उनको पनिशमेंट दी जाए नाजी के सपोर्टर्स को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये मतलब जब ये मीटिंग हुई इन कमेटी के जो मेंबर्स थे सारे, तो इन्होंने कहा कि हिटलर के सपोर्टर्स थे यानी जो नाजी सपोर्टर्स थे, उन्होंने ज्यूज के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया है, इस वजह से उनको पनिशमेंट के लिए ना उन्होंने उनको ये इस तरीके से उनको क्लासिफाई किया, मतलब जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनसे इस तरीके से अलग किया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में शामिल थे। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मतलब जो इंसान की बेसिक जो नीड्स थी, जो इंसान के हक थे, उनको भी छीन रहे थे। उन लोगों में नाजी के सपोर्टर्स शामिल हैं, और मतलब पूरे तो नहीं, क्योंकि वो नाजी सपोर्टर्स को पूरी तरीके से खत्म करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे किस तरीके से जब उन्होंने WW1 में मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब उन्होंने जर्मनी को इतना सारा कर्ज में डाल दिया था, तो वो वापस से उसी सिचुएशन को यहाँ पे नहीं लाना चाहते थे। ठीक है,
तो इसमें यही होता है बेसिकली, ठीक है। तो जब हिटलर जो है पावर में था तो उसके टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। उसके जब हिटलर पावर में था ना तो अराउंड 60 लाख पीपल जो है मारे गए थे, और अराउंड 7 लाख जिप्सीज मारे गए थे, और उसी के साथ अबाउट 10 लाख के आसपास पोलिश यानी जो पोलैंड के लोग थे उनकी मतलब उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे जो कि है हिटलर राइज इन पावर, ठीक है। सॉरी, हिटलर राइज इन पावर नहीं, फर्स्ट टॉपिक है बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक। बर्थ ऑफ वेमर रिपब्लिक, ठीक है। तो अब देख लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, जो यहाँ पे सबसे जो मेन रीजन माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने का, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, तो उसका जो मेन रीजन माना जाता है ना वो ये था कि जो जर्मनी थी वो बहुत ज्यादा क्राइसिस देख रही थी। इसकी वजह से जो वहां के लोग थे ना बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, मतलब इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था कंट्री के अंदर, जिसकी वजह से वहां पे एक किसकी कंडीशन बन गई थी कि वहां पे जो लोग थे वो ये चाहते थे कि अब बदला लो जो कंट्रीज हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हराया था, ठीक है। तो वहां के जर्मनी के लोग थे वो उन अलाइज पावर को मतलब क्या करना चाहते थे, उनसे बदला लेना चाहते थे उस जर्मनी की कंडीशन के लिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 के बीच, ठीक है। अराउंड 4 से 5 साल वो जो है चला था, 5 इयर्स चला था, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुआ था 1914 टू 1918, ठीक है। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था इसके अंदर मेनली 2 पावर्स थी, वो तो आपको पता है। फर्स्ट कौन सी थी, अलाइज पावर, और सेकंड कौन सी थी, सेंट्रल पावर्स। तो अब अलाइज पावर कौन सी थी, अलाइज पावर थी जो जीती थी, यानी जीतने वाले देशों का जो ग्रुप था उसको हम क्या कहते हैं, अलाइज पावर, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती थी, जैसे रशिया, ब्रिटेन, ठीक है। रशिया को उस टाइम पे हम क्या कहते थे, उस टाइम पे हम कहते थे रशिया को यूएस, received Paytm payment of उसके बाद 15 rupees, फ्रांस एंड अमेरिका, यूएसए, ठीक है। तो ये कंट्रीज किसके अंदर आती थी, ये आती थी अलाइज पावर के अंदर। सेंट्रल पावर्स के अंदर आती थी जर्मनी, टर्की, और जो ये टर्की थी ना वो एक अंपायर का हिस्सा थी जो कि बहुत बड़े देशों को क्या था, एक जगह रखता था, जिसका नाम था ओटोमन अंपायर, ठीक है। तो ये थी सेंट्रल पावर्स जो कि सेकंड थी, और ये थी अलाइज पावर। अलाइज पावर रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, ये सब, और सेंट्रल पावर्स जर्मनी, टर्की, ओटोमन अंपायर, ठीक है। अब इसके आगे बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जब वर्ल्ड वॉर जो सेकंड था वो हार गई जर्मनी, तो किस तरीके से क्या हुआ, तो क्या इम्पैक्ट आया जर्मनी के ऊपर वर्ल्ड वॉर 1 का, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया तो जर्मनी को मतलब जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वर्ल्ड वॉर को हारने के बाद वो हुआ जर्मनी को, ठीक है। तो जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने पहले वहां पे क्या था, वहां पे पहले अंपायर मतलब एक अंपायर वाइज रूल करते थे, मोनार्क रूल था, ठीक है, इंपीरियल रूल था। लेकिन अब वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद जो वहां का राजा था ना उसने क्या कर दिया था, उसने मतलब वो गद्दी से खुद गद्दी छोड़ के भाग गया था, ठीक है। जो वहां का इंपीरियल रूल था वो खत्म हो गया था, और वहां पे अलाइड पावर्स ने क्या सोचा, वहां पे उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाने की सोचा, मतलब उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की सोची, ठीक है। क्योंकि वो ये जानते थे कि मोनार्की अगर होगी वहां पे एग्जिस्ट करेगी तो हर बार ये वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आती रहेगी, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे जो जर्मनी थी उसको क्या बनाने की सोची, जर्मनी को उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने की सोची, डेमोक्रेसी, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्लियामेंट यानी जर्मनी का पार्लियामेंट जो है फॉर्म किया गया, ठीक है, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था वाइमर रिपब्लिक। अब ये वाइमर रिपब्लिक है क्या? वाइमर रिपब्लिक जर्मन पार्लियामेंट है, ठीक है। वाइमर मतलब एक क्या है, वाइमर एक जगह है जर्मनी के अंदर। क्या है? वाइमर एक जगह है जर्मनी के अंदर जहां पे ये रिपब्लिक या फिर ये जो असेंबली है, नेशनल असेंबली, वो क्या की गई, फॉर्म की गई। तो उसका नाम क्या रख दिया? उसका नाम ही वाइमर रिपब्लिक रख दिया गया, ठीक है। ये बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। लेकिन अब देखो डेमोक्रेसी आ गई भाई, तालियां बजनी चाहिए अब। लेकिन वहां के लोग थे ना, वो इस डेमोक्रेसी आने की वजह से, वहां पे डेमोक्रेसी आ गई, उससे खुश नहीं थे। अब इसका रीजन क्या था कि वो खुश नहीं थे, ठीक है। तो इसका जो रीजन था ना, वो ये था कि ये जिस टाइम पे वाइमर रिपब्लिक बनी थी, एट द टाइम एंड वाइमर रिपब्लिक, एक मिनट, तो एट द टाइम when Weimar Republic is formed, so Germany lost the वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो जब वाइमर रिपब्लिक बनी थी ना, उस टाइम पे ही जर्मनी ने क्या हारा था, वर्ल्ड वॉर वन जो है हारा था। जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन में हार गई थी, ठीक है। तो इस हार की वजह से जो अलाइड पावर्स थी, उसने इस पे बहुत सारा टैक्स, ठीक है, बहुत सारे इसके रिसोर्सेज जो थे, ठीक है, और इसके बहुत सारे जो हक थे, जो इसके पास राइट्स थे, वो इससे छीन लिए थे। जर्मनी के पास जो इसके राइट्स थे वो छीन लिए गए थे, ठीक है। तो अब जो ये लोग थे वहां के, वो ये सोच रहे थे कि जो वाइमर रिपब्लिक यानी वो जो डेमोक्रेटिक नेशनल असेंबली बनी है, वही जो है रीजन है किसका, ये जो हार है जर्मनी की, किसके अंदर, वर्ल्ड वॉर वन के अंदर, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर वन की हार को किससे रिलेट कर रहे थे? वाइमर रिपब्लिक से रिलेट कर रहे थे। इस वजह से वहां के लोगों को वाइमर रिपब्लिक पसंद नहीं आया, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो ही पसंद करते थे, मतलब वाइमर रिपब्लिक को, जो डेमोक्रेट के सपोर्ट में थे, डेमोक्रेटिक कंट्री या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे, वो क्या कर रहे थे, इसको पसंद कर रहे थे वाइमर रिपब्लिक को, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट लाइकिंग द वाइमर रिपब्लिक। तो अब ऐसा हुआ क्या था, एक ट्रीटी जो है साइन की गई थी। जब वर्ल्ड वॉर वन हार गई जर्मनी, तो एक ट्रीटी साइन करी अलाइड पावर्स ने और जर्मनी की तरफ से वाइमर रिपब्लिक ने। अभी ट्रीटी क्या थी, तो वो कह रहे थे भाई या तो हम तुम्हारी मतलब जो जर्मनी का देश है पूरा, इसको हम कब्जे में कर लेंगे, ठीक है, या फिर तुम हमारे साथ एक पीस ट्रीटी यानी शांति से एक यू कैन से एक लिखित मतलब एक रिटन फॉर्म साइन कर लो, ठीक है। वो रिटन फॉर्म क्या था? वो रिटन फॉर्म ये था कि उसके अंदर जो जर्मनी था ना, जर्मनी ने अपना बहुत कुछ खो दिया, यानी जर्मनी की बहुत सारी चीजें अलाइड पावर्स ने कब्जा ली, ठीक है। तो क्या क्या चीजें थी जो कि अलाइड पावर्स ने कब्जाई एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ दैट ट्रीटी? अब वो ट्रीटी का नाम क्या था? उस ट्रीटी का नाम था, वो जो ट्रीटी थी ना, उसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ठीक है। क्या नाम था? ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। अभी ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस थी क्या? अब ये वर्सेलिस नाम कहां से आया? वर्सेलिस भी जैसे हमने देखा वाइमर रिपब्लिक, ठीक है, तो उसी की तरह यहाँ पे वाइमर एक जगह थी, तो वर्सेलिस जहां जिस जगह पे वो ट्रीटी साइन की गई थी, उस जगह का नाम था वर्सेलिस। तो उस वजह से उसका नाम भी क्या पड़ गया? ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि वो ट्रीटी थी क्या। व्हाट इज पीस ट्रीटी? अब देख लेते हैं पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, ठीक है, पीस ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। अब इसमें क्या क्या खोया जर्मनी ने, ठीक है, क्या क्या कब्जा किया गया अलाइड पावर्स, मतलब अलाइड पावर्स ने क्या क्या कब्जा ली, क्या क्या चीजें जर्मनी की, ठीक है। अब वो देख लेते हैं। तो सबसे जो पहली चीज थी जो जर्मनी की अपनाई गई थी, मतलब जो कब्जाई गई थी, तो जो सबसे मेन चीज थी जो जर्मनी थी ना, उसको डिमिलिटराइज कर दिया गया था, ठीक है। जो जर्मनी थी उसको डिमिलिटराइज कर दिया गया था, ठीक है। डिमिलिटराइज का मतलब क्या होता है? मतलब उसकी जो आर्मी थी ना, अब उसको उसके आर्मी से ही हाथ धोना, मतलब जो उसकी आर्मी थी अब उससे जर्मनी के पास से उसकी आर्मी छीन ली गई थी,
ठीक है, मतलब उसके पास कोई आर्मी नहीं होगी, इस तरीके से उसको कंसीडर कर दिया गया था कि अब तुम डिमिलिटराइज हो, अब तुम्हारे पास आर्मी नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज, ठीक है, पहली चीज तो डिमिलिटराइज, ठीक है, तो डिमिलिटराइज कर दिया गया था जर्मनी को, फर्स्ट थिंग, यानी उसकी आर्मी उससे छीन ली गई थी। सेकंड थिंग, जो उसके रिसोर्सेज थे ना, जो उसके रिसोर्सेज थे जर्मनी के, वो भी उससे छीन लिए गए थे, मोस्टली रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज जैसे कि नेचुरल रिसोर्स जैसे 75% आयरन, यानी 75% ऑफ आयरन उससे क्या लिया था, उससे छीन लिया गया था। ठीक है, उससे कब्जा लिया गया था, किसके मतलब किसने कब्जा लिया था, अलाइड पावर्स ने। ठीक है, 75% आयरन, 26% कोल। ठीक है, उसके अलावा ये तो उसके रिसोर्सेज जो थे ये क्या कर लिए, कब्जा लिए गए, 75% आयरन और 26% कोल। अब ये जो ये जो रिसोर्सेज थे, ये 4 कंट्रीज ने क्या किए थे, अपने डिवाइड कर लिए थे एक दूसरे के साथ। वो 4 कंट्रीज कौन सी थी, फ्रांस, डेनमार्क, एक अननोन कंट्री आप कह सकते हो, लिथुनिया करके। ठीक है, फ्रांस, डेनमार्क, लिथुनिया, और इसके अलावा एक और कंट्री थी। ठीक है, इसको किसने कब्जा लिया था, इतनी सारी चीजों को, फ्रांस ने, डेनमार्क, लिथुनिया। ठीक है, इन सब देशों ने क्या कर लिया था, इस पे कब्जा कर लिया था, इसकी 26% ऑफ कोल और 75% ऑफ आयरन ओर। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर लिया इससे जो जर्मनी थी, जैसे जर्मनी ने एक जगह लड़ाई लड़ी। ठीक है, वहां की जो कुछ लैंड थी, मतलब किसी देश से लड़ाई लड़ी और उस देश की थोड़ी सी लैंड कब्जा ली। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम उसकी कॉलोनीज। तो जो उसकी कॉलोनीज थी ना, तो वो उसकी 13% कॉलोनीज भी क्या कर ली, अपने कब्जे में कर ली। 13% ऑफ इट्स कॉलोनीज स्नेच्ड, क्या हो गई, स्नेच्ड यानी छीन ली गई। किससे छीन ली गई, फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी से 13% जो है उसकी जो कॉलोनीज थी वो भी छीन ली गई। अब देखो, हमने ये 3 चीज को देखने की, उसको अपनी मिलिट्री से हाथ धोना पड़ा, उसको अपने रिसोर्सेज से हाथ धोना पड़ा, और उसको जो उसकी कॉलोनीज थी उनसे भी हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा जो है उसने क्या खोया, इसके अलावा उसने अपने पैसे को भी खोया, मतलब पैसे को खोया मतलब उसने पैसा यानी उसको कर्जा भी देना पड़ा। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में जितना यू कैन से मनी खर्च हुआ था और अलाइड पावर्स का, वो भी किसको चुकाना पड़ा, जर्मनी को ही। तो उसको कितना पैसा चुकाना पड़ा, 6 बिलियंस मार्क। अब ये मार्क्स क्या है, ये मार्क्स जो है ये क्या है, करेंसी है कहाँ की, जर्मनी की। ठीक है, 6 बिलियंस। ठीक है, 6 बिलियंस मार्क्स जो है उसको क्या करने पड़े, देने पड़े, किसको, अलाइड पावर्स को। ठीक है, तो ये भी खर्चा उनको क्या लगा कि भाई ये भी अभी कम नहीं है, इसके अलावा और दो। तो उस पर और कर्ज डालने के लिए जो अलाइड पावर्स थी, उन्होंने उसके सबसे रिसोर्सफुल लैंड थी, उसको भी क्या कर लिया, स्नेच कर लिया, छीन लिया गया। रिसोर्सफुल लैंड जिसका नाम क्या था, उसका नाम था रिनलैंड। रिनलैंड नाम की एक जो जगह थी, यहाँ पे उसके पास सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्स, मतलब जिस जगह पे थे वो जगह भी उनसे क्या कर ली गई, छीन ली गई। ठीक है, तो मतलब इतना सारा नुकसान जो है किसको उठाना पड़ा, जर्मनी को। अब देखो, हाल अकेली जर्मनी नहीं थी। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, मतलब पूरा नुकसान हुआ सेंट्रल पावर्स की तरफ से, वो किसको होगा, जर्मनी को। तो इस वजह से जो वहां के लोग थे ना, वो क्या थे, बहुत गुस्सा बैठे हुए थे, और वो ये सोच रहे थे कि वेमर रिपब्लिक जो है वो इस सब कंडीशन का कारण है कि जिस वजह से जो
जर्मनी है इसने अपनी इतनी सारी चीजें खोई है, इन्होंने ही पीस ट्रीटी को साइन किया है। ठीक है, वो ये कह रहे थे कि ट्रीटी साइन करी तो करी क्यों फिर इन्होंने, ठीक है, ये लड़ाई लड़ते और, ठीक है, लेकिन उन्होंने सरेंडर कर दिया और भाई उसके बाद इन्होंने पीस ट्रीटी साइन कर दी। ठीक है, इसमें इतना सब कुछ खोने को मिल गया, मतलब सब कुछ खोया जर्मनी ने, तो इसका अब ये बदला चाह रहे थे। व्हाट दे वांट, दे ओनली वांट ये सिर्फ बदला चाह रहे थे, किस तरीके से बदला लिया जाए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं वहां पे बहुत ज्यादा मतलब जब इतनी सारे रिसोर्सेज उन्होंने खो दिए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब तो यही है कि अब वहां पे एक ऐसी कंडीशन बन गई होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वहां पर आ गई होगी। ठीक है, तो अब इम्पैक्ट क्या आया, ठीक है, वहां पे क्या हुआ, जब इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन बन गई तो वहां के लोग थे, जर्मन्स जो थे, वो साइकोलॉजिकली यानी मेंटल जो उनकी थिंकिंग थी वो भी बदल गई थी वाइमर रिपब्लिक के लिए, और फाइनेंशियली भी उन पे क्या आया, अफेक्ट आया, यानी अफेक्ट पड़ा फाइनेंशियली, यानी वो कर्ज में जाने लगे थे वहां के जो लोग थे। ठीक है, तो पहला इफेक्ट क्या आया, तो जो फर्स्ट इफेक्ट आया, ठीक है, इफेक्ट ऑफ वॉर। तो वर्ल्ड वॉर 1 का जो इफेक्ट्स क्या थे वहां पे, पहली चीज तो ये थी कि जो वहां के लोग थे, पीपल, या फिर पीपल नहीं लिख के हम लिख लेते जर्मन्स, जर्मन्स are were affected psychologically and financially। ठीक है, तो जो वहां के जर्मनी के लोग थे उन पे साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से क्या पड़ा, इफेक्ट पड़ा। ठीक है, जो वहां के जो सपोर्टर्स थे वाइमर रिपब्लिक के, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल तो वहां के अपोज कर रहे थे, लेकिन कुछ पीपल यानी कुछ सपोर्टर्स भी थे वाइमर रिपब्लिक के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से कैथोलिक्स, और यू कैन से डेमोक्रेट्स। तो ये सब जो लोग थे ये क्या थे, ये सपोर्ट में थे वाइमर रिपब्लिक, ये क्या थे, इन सपोर्ट ऑफ वाइमर रिपब्लिक। ठीक है, तो जो सोशलिस्ट थे, डेमोक्रेट्स थे और जो कैथोलिक्स थे ये क्या थे, सपोर्ट में थे। ठीक है, अब वहां पे सिचुएशन क्या बन गई थी, वहां पे सिचुएशन बन गई थी, मतलब जो वहां की कंडीशन थी, जो वहां की सिचुएशन थी जर्मनी की, वो बहुत खराब थी। ठीक है, लेकिन वो जो लोग थे वो क्या मान रहे थे, उसका जो यू कैन से गुनहगार जो मान रहे थे वो मान रहे थे वेमर रिपब्लिक को, लेकिन उनके सपोर्टर्स जो थे उनको क्या कर रहे थे, बहुत बुरी तरीके से अपोज कर रहे थे। ठीक है, और वो क्या कह रहे थे कि ये सब लोग इसको सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने ये जो सब सपोर्टर्स थे ना वाइमर रिपब्लिक के, इनको एक नाम दिया, इनको नाम दिया नवंबर क्रिमिनल। इनको नवंबर क्रिमिनल करके एक नाम दिया गया, क्योंकि ये जो कंडीशन बनी थी ये बनी थी नवंबर के टाइम पे। ठीक है, और ये सब जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे वाइमर रिपब्लिक को, उनको क्या नाम दिया गया, नवंबर क्रिमिनल। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि हु आर नवंबर क्रिमिनल्स, व्हाई दे आर कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल। तो आपको बस आंसर ये लिखना है कि द पीपल और द ग्रुप्स हु आर इन सपोर्ट ऑफ वाइमर रिपब्लिक आर नोन एज नवंबर क्रिमिनल। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं अगली चीज पे। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है, ये सब हो गया इफेक्ट्स, ये हो गए।
इसके अलावा वहां के जो लोग थे ना, जो नॉर्मल पीपल थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, वो चाह रहे थे कि अब वाइमर रिपब्लिक के खिलाफ क्या किया जाए, अपोज किया जाए वाइमर रिपब्लिक को, अब इसको हटाया जाए। ठीक है, ये हम पे क्या नहीं कर सकती, ये पावर में नहीं आ सकती जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो वहां के जो सारे लोग थे उनको क्या कहा जाने लगा, उनको ये कहा, मतलब उनको इस तरीके से क्या करने जाने लगा, उनको ये सपोर्ट करा जाने लगा कि आपको अग्रेसिव बनना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अपोज करना है, अग्रेसिव बनना है। ठीक है, मस्कुलिन बनना है। ठीक है, तो पीपल वर support to be masculine and aggressive। ठीक है, मैस्कुलिन और एग्रेसिव बनने के लिए क्या कहा जाने लगा कि लोगों को क्या बनना पड़ेगा, एग्रेसिव होना पड़ेगा वाइमर रिपब्लिक के खिलाफ। ठीक है, तो अब एग्रेसिवनेस का प्रोपोगेंडा यानी एग्रेसिवनेस का प्रचार जो है वहां पे होने लगा। ठीक है, तो एग्रेसिव प्रोपोगेंडा was slowly arise in जर्मनी। ठीक है, तो अग्रेसिव प्रोपोगेंडा यानी अग्रेसिव होने का प्रचार जो है वहां पे होने लगा जर्मनी के अंदर। ठीक है, तो ये सब जो थे इफेक्ट्स आए थे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, कहा जर्मनी के अंदर। तो हमने ये सब इफेक्ट्स देख लिए। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से वहां पे वाइमर रिपब्लिक, अब मान लीजिए लोग ये कह रहे हैं कि वाइमर रिपब्लिक पावर में नहीं होनी चाहिए, तो उसकी जगह कौन पावर में आएगा। ठीक है, तो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स बनने लगे, बहुत सारी पार्टीज फॉर्म होने लगी। ठीक है, और वहां पे कैसी कंडीशन आ गई, वहां पे कंडीशन आ गई पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की। अभी पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या सिचुएशन आ गई, वहां पे सिचुएशन बन गई पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। ठीक है, एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ये पॉलिटिकल रेडिकलिज्म और इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन कहां बन गई, जर्मनी के अंदर। अभी पॉलिटिकल रेडिकलिज्म मतलब वहां पर बहुत सारी जो ग्रुप्स थी और जो पार्टीज थी वो फॉर्म होने लगी। ठीक है, तो इसमें से सबसे मेन जो नाम आता है ना, वो आता है जो लीग या फिर एक पार्टी आप कह सकते हैं जो कि फॉर्म हुई जर्मनी के अंदर, जिसका नाम था स्पार्टिस्ट लीग। अब ये लीग थी क्या, कि ये जैसे बहुत सारी पार्टीज जो है ग्रो कर रही थी, बहुत सारी पार्टीज ग्रो कर रही थी, उसी तरीके से एक और पार्टी कौन सी आई जो मतलब सबसे ज्यादा सपोर्ट में आई, उसका नाम था स्पार्टिस्ट लीग। क्या नाम था उसका, स्पार्टिस्ट लीग। तो अभी स्पार्टिस्ट लीग है क्या, स्पार्टिस्ट लीग वही एक मतलब पार्टी जो फॉर्म हुई। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारी पार्टीज बनने लगी जर्मनी के अंदर, बहुत सारी इसे कहते हैं ना। ठीक है, तो ये सिचुएशन बन गई थी पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की। अब वहां पे जो वाइमर रिपब्लिक था भाई, अब जैसे वो पावर में है वाइमर रिपब्लिक, तो वो तो पावर से हटना चाहेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि तो वहां के जो जितने भी वहां के सपोर्टर्स हैं, ठीक है, उनको तो मतलब वो तो एम्प्लॉयड है ना वहां पे। ठीक है, तो वो तो स्पार्टिस्ट जो लीग थी और जो और सारी लीग फॉर्म हो रही थी, इनको हटाने के लिए वाइमर रिपब्लिक ने क्या किया, एक ग्रुप कह सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, ठीक है, कुछ भी कह लो आप, एक ग्रुप कह सकते हैं हम, एक कमिटी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर एक रिफॉर्म कह सकते हैं, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था फ्री कोर्प्स। फ्री कोर्प्स ये बहुत, तो एक फ्री कोर्प्स नाम की क्या बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन की मदद से क्या थी फ्री कोर्प्स,
जो थी ये एक वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप एक ग्रुप कह लो जो कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे जर्मनी की मिलिट्री की तरह काम कर रहा था। ठीक है, ये एक ऐसा ग्रुप है। ठीक है, तो इसकी मदद से, फ्री कॉर्प्स की मदद से इन्होंने क्या किया, इनको मतलब ये जो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म है वो और ज्यादा बढ़े, उसको कम करने के लिए, यानी नीचे दबाने के लिए, प्रेस करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इनकी मदद से जो वहाँ के ये जो सपोर्टर्स थे उन पार्टीज के, उनको खत्म करना चाहा फ्री कॉर्प्स की मदद से। ठीक है, और इस मार्क्सिस्ट लीग और जो होल्सेल लीग थी, इस फ्री कॉर्प्स की मदद से वाइमर रिपब्लिक ने क्या किया, उनको नीचे दबा दिया, यानी उनको इतना अराउज नहीं होने दिया। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं। अब इसी के अलावा जो फासिस्ट लीग थी ना, बाद में जाके उसने अपना नाम चेंज कर लिया, जैसे हम देखते आ रहे हैं, सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था, इसने नाम रख दिया कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम रख दिया इसने, कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए, अब कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, अब कम्युनिस्ट पार्टी पेमेंट। ठीक है, तो वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन बनने लगी। इसके अलावा ठीक है, क्या बनने लगी, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन बनने लगी, बढ़ने लगी तेजी से। ठीक है, अब वहां की जर्मनी की जो मतलब पार्टी थी, इसने मना कर दिया। अब जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रही है जर्मनी के अंदर, तो वो उनको कंट्री के जो खुद के लोग हैं उनको तो पैसा दिया नहीं जा रहा गवर्नमेंट पे, अब वो बाहर अपना कर्ज कैसे चुकाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया, जो वहां की जो गवर्नमेंट थी उसने मना कर दिया कि भाई अब हम पैसे नहीं देंगे, यानी अब हम अपना जो कर्जा है इसको तुमको नहीं देंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, जो जर्मनी थी इसने रिफ्यूज टू पे मनी टू अलाइज। ठीक है, तो इसने अब जर्मनी ने मना कर दिया कि भाई अब हम पैसा नहीं देंगे, हम अपना कर्ज वसूलेंगे। तो भाई देखो इन्होंने क्या किया, आज जो अलाइज पावर थी, तो फ्रांस ने क्या किया, जो फ्रांस के लोग थे ना, मतलब जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी, फ्रांस ऑक्यूपाइड रूर। ठीक है, तो एक रूर नाम की जगह थी, जैसे यहाँ पर ग्रीनलैंड हमने पढ़ा था, इसी तरीके से रूर नाम की जगह थी जिसको ऑक्यूपाइड कर लिया गया फ्रांस ने, कि चलो तुम पैसा नहीं दे सकते तो ये जगह अब हमारे कब्जे में आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब इसी तरीके से वहां पे जो है एक जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी अब बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अपनी करेंसी को ना छापना शुरू कर देते हैं, प्रिंट करना शुरू कर देते हैं करेंसी, जितना ज्यादा पैसा होगा तो जो क्राइसिस है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया, गवर्नमेंट स्टार्ट प्रिंटिंग ऑफ मनी, मनी का प्रिंट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब वहां में मनी बहुत ज्यादा प्रिंट होगा, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो अब देखो ऑब्वियसली सी बात है कि अब ज्यादा प्रिंट होगा तो उसकी जो वैल्यू है, मार्क जो है वो गिरेगी। ठीक है, तो भाई ऐसा ही हुआ जर्मनी की करेंसी के साथ। जैसे वहां पे पहले मैं एग्जांपल बता देता हूँ, एक मार्क की अगर पहले जो वैल्यू थी वो $10 होगी, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ $10 होगी, तो अब जो है वो बढ़ के 1 मार्क की ही वैल्यू कितनी हो गई, $1000। सॉरी ये गलती। अगर $1 की वैल्यू 10 मार्क होगी पहले, तो अब $1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 मार्क। तो इतनी ज्यादा जो उसकी वैल्यू थी वो गिर गई थी। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन, अब जब लोग थे ना उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया था। अब देखो भाई पैसा तो बहुत ज्यादा था, लेकिन वो जो पैसे था ना उसकी वैल्यू ही नहीं थी, तो बिना वैल्यू का पैसा क्या मतलब, उनका कोई यूज नहीं आएगा। ठीक है, तो अब अगर उनको एक पीस ऑफ ब्रेड भी खरीदना होता था जर्मनी के लोगों को, तो वो एक ये समझ लो कि एक कार्ट भर के पैसा लेके आते थे, बुक्की भर के। ठीक है, जो आप कहते हैं बुलक कार्ट,
एक उसको भर के पैसा लेके जाते थे। अगर आपको क्या खरीदना है, एक पीस ऑफ ब्रेड या फिर पैकेट ऑफ ब्रेड खरीदना है, तो आपको कार्ड फुल मनी, ठीक है, आपको कितना पैसा देना होगा, एक पूरी गार्ड मतलब जो एक बुलक कार्ट होती है उसको भर के, यानी इतना भर के पैसा लेके जाते थे अगर लोगों को क्या खरीदना है, फूड खरीदना है, वहां का ब्रेड खरीदना है। तो ये एक जो सिचुएशन है ना, वो किस तरीके की सिचुएशन बन गई थी, ठीक है। तो वहां पे किस तरीके की सिचुएशन बन गई थी, वहां पे सिचुएशन बन गई हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। इस टर्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, टर्म जो है यहाँ पे, ठीक है, हाइपर इन्फ्लेशन। तो एक क्वेश्चन जो है यहां से बन सकता है कि डिस्क्राइब हाइपर इन्फ्लेशन सिचुएशन इन जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनी जर्मनी के अंदर, उसको डिस्क्राइब करना है। तो आपको हाइपर इन्फ्लेशन मतलब वहां पे जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, ठीक है, तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हुआ, अब भाई देखो इतना सारा कर्ज आ चुका है, अब देश कैसे चलेगा, वहां पे क्या आने वाली है, मतलब जो लोगों की कंडीशन है वो फूड की तरफ से बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है। उनको फूड नहीं मिल रहा तो वो जिंदा कैसे रहेंगे, जिंदा नहीं मतलब फूड नहीं मिल रहा तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे, अगर प्रोडक्शन में कम होगा तो वहां का प्राइस क्या है, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो भाई देखो इतना सारा यू कैन से कर्ज आ गया था, पहली चीज तो अलाइज की तरफ से, दूसरी चीज उनके जो जर्मनी के लोग थे उनका ही खुद सपोर्ट नहीं था गवर्नमेंट को। तो इतनी सारी सिचुएशंस के बाद अब अमेरिका जो है वो थोड़ा क्या हो गया, उन पर रहम खाने के लिए आ गया, ठीक है। अमेरिका आ गया थोड़ा रहम खाने के लिए, जो कि पहले सेंट्रल अलाइज पावर्स में था। अब वो ये कहने लगा चलो हम मदद करेंगे जर्मनी की, ठीक है, तुम रो मत, ठीक है। जर्मनी की मदद करने कौन आया, अमेरिका, कम टू हेल्प जर्मनी, जर्मनी की मदद करने के लिए अब कौन आ गया, मैदान के अंदर कौन आ गया, अमेरिका आ गया, ठीक है। तो अब अमेरिका के आने से क्या हुआ, अमेरिका ने एक डेविस प्लान, एक डेविस प्लान इंट्रोड्यूस किया कि हम आपको क्या देंगे, कर्जा देंगे, और जब आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाए तो आप हमको कर्जा लौटा देना। तो इस तरीके से वहां पे क्या हुआ, जो अमेरिका था उसने पैसे देने शुरू कर दिए, लोन देनी शुरू कर दी, किसको शुरू कर दी, जो यू कैन से जर्मनी थी, ठीक है। अब क्या हुआ इसके आगे, अब धीरे धीरे इसी की वजह से जो वहां की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो बढ़ने लगी, ठीक है, वहां की सिचुएशंस जो है अच्छी होने लगी, ठीक है, बेटर होने लगी वहां की जो सिचुएशंस थी, ठीक है। अब देखो अब जिस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जो जर्मनी थी वो नीचे से ऊपर आती जा रही थी, उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ जाती है जर्मनी के साथ, कि ये प्रॉब्लम क्या थी, ये प्रॉब्लम ये आती है, एक मिनट, तो जर्मनी के साथ एक और प्रॉब्लम आ जाती है। भाई देखो सब अच्छा चल रहा था, अब धीरे धीरे सिचुएशन बेटर होती आ रही थी, लेकिन अब जो ये इंट्रोड्यूस किया था ना, यहाँ पे जो अमेरिका था, जो यूएसए था, उसका एक शेयर मार्केट जो होता है ना, उसमें एक शेयर मार्केट के अंदर एक वो थी, उसका नाम था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। तो एक साथ इस जो शेयर मार्केट था अमेरिका का, इसमें बहुत ज्यादा गिरावट आई, ठीक है। अब गिरावट आई तो वहां के लोग थे ना जो इसके अंदर पैसा डाल रहे थे, ये एक प्लान है, ठीक है, इसके अंदर जब पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था, अब अराउंड 10 मिलियन के आसपास जो लोग थे उन्होंने अपना पैसा इसमें से वापस कर लिया, ठीक है। तो अब देखो जो यूएसए मदद कर रहा था जर्मनी की, अब वो यूएसए के पास खुद ही पैसा नहीं है, अब यूएसए खुद ही कंगाल हो चुका है, ठीक है। तो वो दूसरे की मदद क्या करेगा, ठीक है। तो यूएसए ने क्या कर दिया, मतलब जो प्लान था जर्मनी की मदद करने का, ये यहीं पे रोक दिया, यहीं पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो सिचुएशंस थी, देन जर्मनी सिचुएशंस being
ठीक है, अब ये और ज्यादा क्या होने लगी, बेकार होने लगी वहां की जो सिचुएशन थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आपको मतलब एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, आपकी बुक में एक लाइन गिवन है, ठीक है, कि सिर्फ वही लोग, एक लाइन का गिवन है कि वही लोग अपने हेड्स, ठीक है, यानी अपना सिर पानी से ऊपर रख पाए जो कि एम्प्लॉयड थे, जिनके पास पैसा था, जो कि वर्किंग एम्प्लॉयड थे। ठीक है, तो कौन से लोग, मतलब इसका मतलब क्या है इस लाइन का, यानी वो ही लोग इस इकोनॉमिक क्राइसिस की कंडीशन से बच गए जिनके पास पैसा था, जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसा था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद इस तरीके की सिचुएशन बन गई। ठीक है, यहाँ पे अब जो यूएसए था वो उसी के पास पैसा नहीं बचा। ठीक है, ओके, तो अब देख लेते हैं इसके आगे अब क्या सिचुएशन बनी। चलिए चलिए देखते हैं अब क्या सिचुएशन वहां पे बनी। ठीक है, तो ठीक है, तो अब वहां पे क्या हुआ, अब ये सब सिचुएशन बन गई, वहां पे एक इमरजेंसी की सिचुएशंस आ गई जर्मनी के अंदर। अब इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पर राइज होता है, यहाँ पर एंट्री होती है एक मसीही के तौर पर जो आया जर्मनी के अंदर, जिसका नाम था हिटलर। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी एंट्री होती है, हिटलर की। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हिटलर राइज टू पावर, हिटलर, अब यहां पे एंट्री हो गई हीरो की। ठीक है, अब जैसे एक मूवी चल गया तो उसकी हीरो की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, हिटलर जो है आ गया। अब देखो किस तरीके से उसकी जो पार्टी थी, नाजी पार्टी, उसने ग्रुप किया। अब देखना ये जो है इसने एक यू कैन से एक, जैसे बहुत सारी पार्टीज फॉर्म हो रही थी, तो इसने एक मेंबर की तरह ही एक पार्टी थी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो इस पार्टी में उसने एक मेंबर की तरह क्या लिया था, वो एक मेंबर की तरह आया था इसमें। ठीक है, बहुत सारे मेंबर जैसे ऐड होते जाते हैं पार्टी के अंदर, तो ऐसे ही ये जर्मन वर्कर्स पार्टी में एक मेंबर की तरह आया, वहां पे मेंबर, मतलब उसका मेंबर बना। ठीक है, और इसके बाद अब इसने जब मतलब और आगे चल के ये पार्टी का नाम जो है बदल गया, उस पार्टी का नाम हो गया नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। अब इसका नाम ये हो गया आगे चल के। ठीक है, अब देखना वहां पे डेमोक्रेसी थी, तो ये जो पार्टी थी ना, अब यहाँ इस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी थी, तो मतलब हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो पार्टी है पहले उसको इलेक्ट किया जाता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टी थी ना, उसको जब पहले इलेक्शंस हुए वहां पे सिर्फ इसको कितने परसेंट वोट मिले थे, 2.7% वोट्स पूरी कंट्री में से, यानी 100% में से ओनली 2.7%। ठीक है, यानी आप ये मान लो बहुत माइनॉरिटी में से जो आती है ना वो पार्टी थी। ठीक है, तो लेकिन जब यहाँ पर ये जो इन्होंने अपना क्या बनाया, जो इन्होंने अपना लीडर बनाया ना बाद में चल के, हिटलर को इस पार्टी का क्या बना दिया गया, इस पार्टी का लीडर बना दिया गया। ठीक है, और जब बाद में इलेक्शंस हुए तो उसमें इसी पार्टी ने सबसे ज्यादा परसेंट वोट्स पाए, वो कितने थे, 37% वोट्स। ठीक है, यानी अबाउट 37% जो वोट्स थे वो किसने पाए, जर्मनी। ठीक है, सॉरी नाजी पार्टी, मतलब ये नेशनल सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी में। अब जब ये पावर में आ गई तो इसने अपना नाम बदल के क्या कर दिया बाद में, नाजी पार्टी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे पावर में आया हिटलर। चलिए अभी नाजी पार्टी पावर में आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से वहां नाजी पार्टी का लीडर कौन था, हिटलर। तो ये हिटलर था ना, ये इस तरीके से पावर में आया क्योंकि इसके पास ये क्वालिटी थी, इसके अंदर इसकी स्पीच क्वालिटी जो थी बहुत अच्छी थी। ठीक है, ये लोगों को अपनी जो स्पीच की इसके अंदर टेक्निक्स थी ना, उन्हीं की वजह से लोगों को क्या कर लेता था, यू कैन से, मतलब वो अपनी तरफ
आकर्षित कर लेता था, ठीक है, क्या कर लेता था, कनेक्ट कर लेता था, एक दूसरे जोड़ लेता था, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट कर लेता था वो, ठीक है, क्या कर लेता था, अट्रैक्ट कर लेता था। तो ये हिटलर था, वो एक ऐसा डिक्टेटर था, यानी एक ऐसा स्पीकर था जो कि अपने स्पीचों से ही लोगों को अट्रैक्ट कर लेता था, ठीक है। और वो ये कहता था कि जर्मनी की, मतलब इस तरीके से बताता था कि जर्मनी की कंडीशन कितनी खराब है, ठीक है, और मैं जो है यहाँ पे इन जर्मनी की कंडीशंस को सुधारूंगा, ठीक है। तो मतलब वो इस तरीके से बोलता था जैसे वो गॉड ने उसको भेजा है, यानी भगवान ने उसको भेजा है, ठीक है। तो लोग यही मानने लगे और इसी वजह से हिटलर जो है पावर में आ पाया, ठीक है, अपनी स्पीच टेक्निक, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशंस वहां पे बन गई, वो अपने प्रचार करने लगा, अपनी स्पीचेस देने लगा और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो हमने ये देखिए किस तरीके से वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके की सिचुएशंस बनी और उसके बाद किस तरीके से हिटलर पावर में आया, ठीक है। अब अगला जो हमारा पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें हम देख रहे हैं किस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन चालू किया गया, ठीक है, किस तरीके से वहां पे डेमोक्रेसी को हटाया गया, ठीक है, और किस तरीके से ज्यूज, जिप्सीज, जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके साथ बिहेव किया गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।